नमस्कार मित्रों, आप और हम अपने YouTube चैनल MS वल्लभ पर एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। माँ बीड़ा पाणी को नमन करते हुए अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पिछली जो क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में, महर्षि पाणिनि के वर्ण व्यवस्था के बारे में, त्रिमुनियों के बारे में और जो भी हमने प्रस्तुत की है आपको पसंद आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। आगे की प्रक्रिया में हम अपने पाठ्यक्रम को बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है उसमें उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानांक। दोस्तों, उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में जानना जरूरी है। वर्णों का जो उत्पत्ति स्थान होता है, अर्थात अपना जो मुख है, इसके द्वारा ही वर्णों का उच्चारण किया जाता है। परंतु मुख में भी ऐसे भाग हैं, अलग अलग भाग हैं जिनके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान की जो परिभाषा है उसको पढ़ेंगे। मुख के वे भाग जिनके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान कहलाते हैं। दोस्तों, यह प्रकरण भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें से भी चाहे एक प्रश्न आए, 100% प्रश्न इसमें से आता है, चाहे एक ही प्रश्न आए। तो ये हमारी उच्चारण स्थान की जो परिभाषा है वो है कि मुख के वे भाग जिनके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी कि मुख के जो वे भाग हैं वर्णों की जिनसे उत्पत्ति होती है, वही उच्चारण स्थान होते हैं। दोस्तों, इनकी भी संख्या निश्चित मानी गई है। किस प्रकार से, देखो, सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। 7 माने गए हैं। जो सामान्यतः जो उच्चारण स्थानों की संख्या है वो 7 है, सप्तह। आगे बात करें हम, जैसे संस्कृत वर्णमाला है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसके अनुसार जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या 11 मानी गई है। क्योंकि इनमें भी क्या है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 हैं। इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ करके 11 हो गई है। परंतु जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को पढ़ करके और हमको उत्तर देना है। यदि प्रश्न आता है कि सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, प्रश्न को देखना है सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो हमारे लिए उत्तर देना है 7। कितना उत्तर देना है? 7। चाहे कोई भी ऑप्शन हो, उसमें 7 ऑप्शन होगा तो 7 ही हमको करना है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला और लघु सिद्धांत
कौमुदी के अनुसार उच्चारण स्थान 11 एकादश माने गए हैं। ये विषय आपको बहुत जानना जरूरी है, किसके अनुसार कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं। सबसे पहले सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। उसके बाद में यदि आपको परीक्षा में आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला अनुसारेण उच्चारण स्थानानि कति, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण उच्चारण स्थानानि कति, तो देखो संस्कृत वर्णमाला और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो उच्चारण स्थानों की संख्या मानी गई है 11 अर्थात एकादश मानी गई है। तो 2 प्रश्न हो गए अपने, एक तो सामान्य उच्चारण स्थानों की संख्या 7 और दूसरा प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला और लघु सिद्धांत कौमुदी। मैंने दोनों एक ही उसमें लिख दिए हैं, या संस्कृत वर्णमाला आ जाए तो भी 11 करने हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी आ जाए तो भी 11 करने हैं, चाहे उसमें कितना दे रखा हो 7 केवल कब करना है जब उसमें दिया हो सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं या उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो हमको 7 करना है। और यदि संस्कृत वर्णमाला और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उच्चारण स्थान पूछता है तो कितने होते हैं 11। और यदि ना तो सामान्यतः लिखे और ना ही संस्कृत वर्णमाला लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लिखे, केवल ये लिख देता है उच्चारण स्थानानि कति, तो हमको कितना करना है 7 करना है। यदि हमारे लिए, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, यदि हमारे लिए ना तो सामान्यतः दे प्रश्न में और ना ही संस्कृत वर्णमाला के अनुसार और ना ही लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दे, तो चाहे ऑप्शन में 11 दे रखा हो, 8 दे रखा हो और 7 भी होगा तो हमको उत्तर 7 ही करना है। आगे इसको बढ़ाते हुए हम महर्षि पाणिनि के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वो 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं 8। देखो महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं, 8 माने गए हैं। अब दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न निकल के आते हैं, परीक्षा योगी महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 हो गए, संस्कृत वर्णमाला और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 11 हो गए। अब बात आती है महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है महर्षि पाणिनि अनुसारेण उच्चारण स्थानानि कति, तो उत्तर लिखना है आपको 8। कितना 8 यानी 8। अब वो उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा महर्षि पाणिनि ने बढ़ाया है, यहाँ पर 11 कौन कौन से मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा। तो पहले जो 7 उच्चारण स्थान है मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं। दोस्तों अब जो हमारे उच्चारण स्थान है उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से उच्चारण स्थान हमारे 7 हैं, 8वां कौन सा है और 3 फिर बढ़कर के जो 11 हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जो 3 बड़े हैं वो उन्हीं का मिश्रित रूप है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान में सबसे पहले आता है कंठ, दूसरे नंबर पर आता है तालु, तीसरे नंबर पर आता है मूर्धा, तीसरे नंबर पर आता है मूर्धा, चौथे नंबर पर है दंता, 5वें नंबर पर आता है ओष्ठ, 6वें नंबर पर आता है नासिका, 7वें नंबर पर आता है जिह्वा मूलम,
और आठवां जो है, जो पाणिनि के द्वारा प्रदत्त है, वो है उरस। उरस पाणिनि के द्वारा पाणिनि जी के द्वारा जो प्रदत्त आठवां जो उच्चारण स्थान है वो है उरस। 7 तो ये है ही है, और आठवां जो पाणिनि जी ने दिया है वो है उरस। ये हो गए 8। अब बात करते हैं 3 और कौन कौन से हैं। जो संस्कृत वर्णमाला और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो उच्चारण स्थानों की संख्या 11 मानी गई है, तो 8 तो ये हो गए, 3 और चाहिए। तो जो 3 उच्चारण स्थान हैं, वो 3 उच्चारण स्थान इन्हीं में से निकल करके और आए हैं, अलग से कोई भी उच्चारण स्थान नहीं है। तो दोस्तों, ये जो पहला जो प्रक्रिया है, पहले जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न आने के लिए हैं, वो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। सामान्य उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं, लघु सिद्धांत और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार 11 हैं, और महर्षि पाणिनि के अनुसार 8 माने गए हैं। ये आपके सामने 8 उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान, सूत्र और वर्ण। किस उच्चारण स्थान से कौन सा सूत्र है और उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों, उच्चारण स्थान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम उच्चारण स्थान आता है कंठ। कंठ, तो कंठ में जो इसका जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब इस सूत्र में जो भी आपके लिए संस्कृत वर्णमाला के जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनका समावेश किया गया है, जिनको मैं आगे लिख रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले अ, उसके बाद में कु, यह है कु। मैंने आपके लिए पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि ये जो अपने वर्ण है, कु, चु, टू, तू और पु, ये उदित वर्ण या स्पर्श वर्ण है। उदित वर्ण या स्पर्श वर्ण है। उ की इनमें से इत संज्ञा हो जाती है। उ की जब इत संज्ञा हो गई इनमें से, तो फिर कै, चे, टे, ते, पे ये बचे, और इनका मतलब है कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। अर्थात जहां पर इन सूत्रों में आपके लिए कु, चु, टू, तु, पु मिलता है, तो आप समझना कि ये पूरा का पूरा वर्ग है। तो देखिए, यहां पर जो कु लिखा हुआ है, इसका मतलब है कै वर्ग, इसका मतलब है कै वर्ग। और कै वर्ग में जो अक्षर आते हैं वो आपको पता ही है, कै, खे, कै, घे और ने। 5 अक्षर हो गए, इसमें 5 वर्ण हो गए। तो ए हो गया, और दीर्घ आ इसी में आ हो गया, ए और कै वर्ग। उसके बाद में आता है विसर्ज यानी कि विसर्ग। उसके बाद में आता है हमारा है वर्ण, है वर्ण। तो ए, कै वर्ग और है वर्ण। उसके बाद में आता है विसर्ग। तो दोस्तों, ये जो मैंने शब्द यहां पर लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, ये जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? कंठ माना गया है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ कै वर्ग, ह विसर्ग और अकार। कंठ जो होता है, इनका जब हम उच्चारण करेंगे
तो जो अपना जो कंठ है, यहां पर इनको जब बोलेंगे तो यहां पर इसकी उत्पत्ति है अ, क, ख, ह, और विसर्ग में जैसे राम, श्याम, तो इस प्रकार से, और ह, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। दूसरा जो अपना सूत्र है, दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। तालु का जो सूत्र है ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु। अब यहां पर देखो, इसमें भी उसी प्रकार आएगा, ह्रस्व ई, इसी में दीर्घ ई है। उसके बाद में चू, कु, चू, अर्थात इसमें आ गया च वर्ग। तो देखो च वर्ग, अब च वर्ग में भी जो भी अक्षर आ रहे हैं 5, च, छ, ज, झ, न, उन सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उन सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उसके बाद में यकार, उसके बाद में आता है अपना शकार। ये जो वर्ण है इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तालु अर्थात अपने मुख में जो कंठ से ऊपर जो चिकना भाग है वो होता है तालु। ई यानी कंठ से ऊपर जो भाग होता है, यहां पर जोर पड़ता है, वो होता है तालु। तो इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो तालु जो है वहां से उनका उच्चारण होता है। ये जो स है इसका उच्चारण स्थान है तालु है। अब इसको क्या है, क्या बोलते हैं? इसको तालव्य सकार। क्या बोलते हैं इसको? तालव्य सकार। क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको तालव्य सकार बोलते हैं। आगे की श्रृंखला में तीसरा है अपना मूर्धा। तीसरा है मूर्धा। तो मूर्धा में देखो ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात री ऋकार, टू कु, चू और टू। उसी प्रकार उदित वर्ण की जो है श्रृंखला चल रही है। तो ट वर्ग, कौन सा वर्ग हो गया ये? ट वर्ग। ट वर्ग में भी वही अक्षर है ट, ठ, ड, ढ, न। तो ये इसमें जो अक्षर हैं, जो वर्ण दिए हुए हैं, उन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। उसके बाद में आता है रकार, उसके बाद में रकार आता है, उसके बाद में शकार आता है। तो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। तो इस प्रकार से जो मूर्धा है, ऋतु रसायन मूर्धा, यानी कि इसके अनुसार री, ट वर्ग, रकार और सकार, इन वर्णों का उच्चारण हुआ है। अब मुख में बात आती है कि मुख में जो मूर्धा का भाग है वो कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, हमारे जो दंत हैं इनके ऊपर जिह्वा फेरने से पता चलेगा कि ऊपर खुरदरा भाग है। खुरदरा भाग है, उसी को क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। जिस प्रकार से आप री, ट, थ इनका उच्चारण करेंगे तो अपनी जो जिह्वा है उस खुरदरे भाग का स्पर्श करेगी। तो इस प्रकार से इस खुरदरे भाग को क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा के द्वारा जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो इस प्रकार हैं, ऋकार, ट वर्ग और रकार और शकार, ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। उसके बाद आते हैं दंत। ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता। इसमें जो जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ऋकार, तय वर्ग, देखो 4 सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं। इन चारों सूत्रों में कु, चू, टू और तू, यानी कि उदित वर्ण साथ ही साथ चल रहे हैं, जिनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। और ये
जो कू चू टू तू ये बदल गए के वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग और टे वर्ग और ते वर्ग में। तो इसमें ते वर्ग में भी उसी तरह पांचों अक्षर आ जाएंगे, पांचों वर्ण आ जाएंगे, ते थे दे धे में। उसके बाद में लकार और सकार, ये जो वर्ण है इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है इनका स्पर्श करती है ली, ते, दांतों का स्पर्श करती है त, थ, द, ध, न। अब देखो इसमें ये स, पहले मूर्धा वाला स है, इसको मूर्धन सकार, इसको तालव्य सकार, इसको मूर्धन सकार, इसको बोलते हैं दंत सकार। तो ये हो गया अपना तालव्य सकार, ये हो गया मूर्धन्य सकार, ये हो गया दंत सकार। इनका ये जो हमारे 5 सूत्रों को, इसके बाद में आता है अपना देखो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। उसके बाद आता है अपना ओष्ठ, ओष्ठ में देखो उपोध्मानीय नाम ओष्ठ, उपोध्मानीय नाम ओष्ठ। अब देखो कु चू टू तू और पू, इसमें क्या है? दीर्घ उकार है, दीर्घ उ है। इसमें जो उपु प्लस के उपध्मानीय, उपु प्लस के उपध्मानीय, अर्थात यहां पर ह्रस्व उकार मिलकर के दीर्घ हो गया है। ये ना समझे कि यहां पर ह्रस्व है और यहां पर हो गया दीर्घ, यहां ह्रस्व ही है पर यहां पर दीर्घ उ है और यहां पर ह्रस्व उ और यहां पर ह्रस्व उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो गए हैं, दीर्घ उकार हो गया है। इसलिए यहां पर ये ना समझे कि यहां पर तो ह्रस्व उकार है और यहां पर दीर्घ उकार हो गया है। यहां पर भी ह्रस्व ही है परंतु बाद में जो उ आ गया है तो उससे क्या हो गया? यहां पर दीर्घ हो गया, उपध्मानीय है उसके बाद में। अब देखो उपोध्मानीय नाम ओष्ठौ, इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? सबसे पहले उ, उसके बाद में पै वर्ग, उसी प्रकार वर्ग है। उसके बाद में उपध्मानीय वर्ण, उसके बाद में उपध्मानीय वर्ण, उपध्मानीय वर्ण में पे और फे। तो इस प्रकार से अपने 5 वर्ग हो गए। अगला है अपना नासिका, अगला है अपना नासिका। नासिका, नासिका में देखो यम गण णनाम नासिका च। अब देखो दोस्तों यहां पर जो च का जो उल्लेख हुआ है इसका मतलब है कि ये जो वर्ण है इनका उच्चारण नासिका तो है ही, पर और भी है जो हम आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है, ये जो अक्षर हैं य, म, ण और न, ये 5 जो वर्ण हैं वर्गों के अंतिम अक्षर, इनके क्या है? 2 उच्चारण स्थान है। एक तो हो गया नासिका और ये जो वर्ण है ये च वर्ग का वर्ण है, 5वां च वर्ण का अक्षर है 5वां, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी है। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तालव्य नासिका। ठीक है, तो इसका नासिका भी है और तालु भी है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका भी है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है। इसका उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है। इसलिए यहाँ पर च का प्रयोग हुआ है, यम गण नाम नासिका
चे। तो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है, नास का है, और अपने अपने वर्ग के अनुसार इनका भी उच्चारण स्थान किया जाता है, इसीलिए यहां पर चे का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आता है, फिर अब ये हो गए अपने 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आता है अपना दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में देखो बकारस्य, बकारस्य दंतोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम। तो ये जो वे वर्ण है इसका उच्चारण स्थान वे, इसका उच्चारण स्थान दंत भी है और ओष्ठ भी है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो अपनी जो जिह्वा है वो दांतों का और ओष्ठ दोनों का ही स्पर्श करेगी। ओष्ठ आपस में मिलेंगे और दांतों को जिह्वा स्पर्श करेगी। उसके बाद में दंतोष्ठ के बाद में देखो जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। ये जो है इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है, यानी कि ये है जिह्वा मूल्य वर्ण, जिह्वा मूल्य वर्ण, जिह्वा मूल्य वर्ण, अर्थात के खे, यानी कि अर्ध विसर्ग ध्वनि है इनके आगे, ये हो गए जिह्वा मूल्य वर्ण। उसके बाद में अपने ये हो गए 8। 8 के बाद में देखो 9वां है, यहां तक 8 हो गए। उसके बाद में जो 9वां है अपना वो है एरेतौ कंठ तालु, एरेतौ कंठ तालु, सॉरी कंठ तालु, कंठ तालु। यहां पर सूत्र आएगा एरेतौ कंठ तालु, अर्थात इनमें जो उच्चारित किए जाते हैं वर्ण कौन कौन से हैं, ए और आई। केवल ये 2 वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु है। अर्थात यहां पर थोड़ा समझना है कंठ और तालु कैसे है। देखो ये जो ए है ये विस्तृत स्वर है, अर्थात इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो ए प्लस के ई, ए प्लस के ई बराबर के ए। तो अर्थात यहां पर ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, और ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया, वो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दोनों को मिलाकर के इसका कंठ हो गया और इसका हो गया तालु, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, कंठ तालु। तो इस प्रकार से ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। 10वां है अपना कंठोष्ठ, कंठोष्ठम। इसमें देखो ओ दताओ कंठोष्ठम, यहां पर भी देखो ओ और औ, ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ।
कंठ और ओष्ठ। वो किस प्रकार से है, इसमें देखो ओ वर्ण है वो ए प्लस के प्लस और ऊ से बना है, ए प्लस ऊ से बना है, ए प्लस ऊ से बना है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ऊ का हो गया ओष्ठ। ऊपर पढ़ चुके हैं हम, तो मिला करके दोनों को क्या हो गया ये कंठ ओष्ठ। तो ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ ओष्ठ। अब जो हमारा 11वां है वो है, अब जो 11वां है वो है अनुस्वार। अर्थात अनुस्वारस्य नासिकाचय, अनुस्वारस्य नासिकाचय। अर्थात ये जो अनुस्वार है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्या है, नासिका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो उच्चारण स्थान है सामान्यतः कितने होते हैं और महर्षि पाणिनि के अनुसार कितने हैं, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कितने हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, और किस किस उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, ये हमने आपके सामने पढ़ा है। आगे देखो, दोस्तों अब हमसे कुछ जो वर्ण है, जैसे यम वर्ण है, यम वर्ण है। अब यम वर्णों का उच्चारण स्थानों में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है, तो देखो यम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना गया है, नासिका। यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या माना गया है, नासिका। अब देखो एक उच्चारण स्थान वाले, एक जैसे एक ही उच्चारण स्थान है, वो एक उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं, 32। उसके बाद विसर्ग अनुसार जिह्वामूल्य उपध्मानीय। दो उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने हैं, 10। दो उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने हैं, 10 हैं।